नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। सभी को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम, खम्मा गणी, जय जय राजस्थान। तो हम बात करेंगे साथियों आज राजस्थान कला एवं संस्कृति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और मैं ईश्वर से उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी के अंदर बेहद तरीके से लगे होंगे। बिल्कुल एग्जाम आप आपके पास आ चुका है, समय नहीं बचा, 2 दिन का समय आपके पास शेष बचा है साथियों। तो हम बिना समय गवाए हुए करते हैं आज की इस क्लास की शुरुआत। और आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है। वे जसरापुर खेतड़ी गांव में पली बढ़ी। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन डी, उन्होंने हजारों महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका निभाई है। देखो रूमा देवी के बारे में पूछा है, रूमा देवी के बारे में कौन सा कथन गलत पूछा है पे, क्या कौन सा कथन गलत है। अब गलत कथन का चयन करना है भाई साहब, हमको जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा भाई साहब इसका राइट आंसर क्या होने जा रहा है साहब। क्या रूमा देवी को हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है। रूमा देवी खेतड़ी गांव में पली बढ़ी। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन डी, उन्हें हजारों महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई है साहब। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा साहब। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया ना। तो जल्दी से बता दीजिएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया ना, ऑप्शन बी होगा साहब। कौन सा होगा, ऑप्शन बी। अब जो रूमा देवी है ना भाई साहब, इनका संबंध कहाँ से आता है। रूमा देवी का संबंध आता है भाई साहब कहाँ से, बाड़मेर से आता है। कहाँ से आता है भाई साहब रूमा देवी का संबंध, रूमा देवी का संबंध बाड़मेर से आता है। रूमा देवी को राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है साहब। ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो रूमा देवी है साहब। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, रूमा देवी को हस्तशिल्प के क्षेत्र के अंदर जाना जाता है। उनको 2018 के अंदर नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उन्होंने हजारों महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं। रूमा देवी का जन्म 16 नवंबर 1989 को हुआ था। जो रूमा देवी है, रूमा देवी का जन्म 16 नवंबर 1989 को हुआ था। ये बाड़मेर जिले से है साहब। कौन से जिले से संबंध है रूमा देवी का, रूमा देवी का संबंध बाड़मेर से है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवार शैली का चित्रकार से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पर कुछ चित्रकारों के नाम दे रखे, उनके बारे में हमको बताना है कि कौन सा चित्रकार अलवर शैली से संबंधित नहीं है। कौन सी शैली से, अलवर शैली से संबंधित नहीं है। क्या जमुना दास, ऑप्शन बी बक्साराम, ऑप्शन सी नानक राम, ऑप्शन डी नंदराम। बिल्कुल जल्दी से बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सावना कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार किससे अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं है भाई साहब, नानक राम नहीं है साहब। कौन नहीं है, नानक राम नहीं है। तो नानक राम कौन सी चित्र शैली से संबंधित है, तो भाई साहब नानक राम है ना किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। कौन से, किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। अब हम अलवर शैली के बारे में जान लेते हैं। अलवर शैली, क्या अलवर चित्र शैली ढूंढाड़ शैली की उपशैली है। जो ढूंढाड़ शैली है, ढूंढाड़ शैली की उपशैली कौन सी है, अलवर चित्र शैली है। अलवर चित्र शैली का स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है। इंपॉर्टेंट यहाँ से होता है कि अलवर चित्र शैली है, अलवर चित्र शैली का स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है, तो महाराजा विनय सिंह के समय को। किनके समय को, महाराजा विनय सिंह के समय को अलवर चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है साहब। बिल्कुल, फिर देखें ईरानी, मुगल और जयपुर शैली का समन्वय। जो अलवर शैली है, अलवर शैली के अंदर ईरानी, मुगल और जयपुर शैली का समन्वय है। किसके अंदर, अलवर चित्र शैली के अंदर। फिर आगे बात करें, काम सूत्र पर आधारित थीम वैश्याओं के चित्र केवल यही मिलते हैं। यानी काम सूत्र पर आधारित थीम वैश्याओं के चित्र केवल कौन सी शैली के अंदर देखने को मिलेंगे,
अलवर चित्र शैली के अंदर देखने को मिलेंगे। कौन सी चित्र शैली में? अलवर चित्र शैली के अंदर देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं कि अलवर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं। क्या अलवर चित्र शैली है? अलवर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं साहब डालचंद, बक्साराम, नंदराम, जमुनादास व शालिग्राम। ये अलवर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। और अभी देखा था ना अपन ने किनके बारे में? नानक राम के बारे में। किसके बारे में? नानक राम के बारे में। नानक राम किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकारों में से एक है। जो किशनगढ़ चित्र शैली है, किशनगढ़ चित्र शैली के अंदर से जो प्रमुख चित्रकार है उनके अंदर से एक है। कौन? नानक राम। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ विधिवत रूप से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया ना। ऐसे सॉल्यूशन ऐसे भी क्वेश्चन होगा। जो भी क्वेश्चन लेके आए आज सभी का ऐसा एनालिसिस है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल किस चित्र शैली से संबंधित है? देखो कुछ नाम दिया है यहाँ पे। कौन कौन से? जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? क्या अलवर शैली से, बीकानेर शैली से, मारवाड़ शैली से या झालावाड़ शैली से? तो कौन सी शैली से संबंधित है साहब? ये जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। बहुत बढ़िया ना। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राय को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राय को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है, पूछो चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है? बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है जब जाके घोंसला बनता है। अब जल्दी से बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल छोटी छोटी बातें हमको पढ़नी होती है यदि आपको एग्जाम क्लियर करना है तो सब। चलो बताइएगा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी का राइट आंसर आने लगा। अलवर शैली। कौन सी शैली? अलवर शैली से संबंधित है। कौन सी शैली से संबंधित है? अलवर शैली से संबंधित है। कौन कौन? जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो आपको बताना है अलवर शैली से संबंधित है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। अलवर चित्रकला का स्कूल। क्या? अलवर चित्रकला का स्कूल ढूंढाड़िया जयपुर शैली का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? अभी देखा था ना अपन ने। जो अलवर चित्रकला का स्कूल है ढूंढाड़ या जयपुर शैली का हिस्सा है। विनय सिंह का शासनकाल स्वर्णकाल माना जाता है। किनका? विनय सिंह का शासनकाल स्वर्णकाल माना जाता है। अलवर स्कूल का स्वर्ण युग है। देखो आ गई ना बात हुई। विनय सिंह का शासनकाल अलवर स्कूल का स्वर्ण युग माना जाता है। सुंदर ढंग से वेश्याओं का चित्रण है, यानी इसके ऊपर वेश्याओं का चित्रण किया गया है। किसमें? अलवर चित्र शैली के अंदर। केवल इसी शैली में मिलता है। मुख्य चित्रकार शालिग्राम, जमुनादास, बक्साराम, नंदलाल, छोटेलाल आदि। यानी अलवर चित्रकला से अलवर चित्र शैली है, इसके मुख्य चित्रकार शालिग्राम है, जमुनादास है, बक्साराम है, नंदलाल है, छोटेलाल आदि प्रमुख चित्रकार किसके? अलवर चित्रकला के साहब है ना। फिर देखिए बीकानेर स्कूल के मुख्य चित्रकार अलीराज। ये बीकानेर है यहाँ पे है ना, ये इंपॉर्टेंट देख लेना। या आप अलवर के अंदर ले जाओ इसको कि अलवर के बीकानेर स्कूल के, यानी बीकानेर स्कूल के मुख्य चित्रकार कौन कौन है? अली रजाए, हसन रजाए, रकनुद्दीन है, रामलाल है, मुन्ना लाल आदि। ये किसके हैं? बीकानेर स्कूल के चित्रकार है साहब। फिर देखिए मारवाड़ स्कूल के मुख्य चित्रकार कौन कौन है? जो मारवाड़ चित्र शैली है, मारवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं शिवदास, अमरदास, जीतमल, किशनदास आदि। ये मारवाड़ स्कूल के प्रमुख चित्रकार हैं। फिर ये झालावाड़ स्कूल, यानी झालावाड़ चित्र शैली, झालावाड़ चित्र शैली की हाड़ौती चित्रकला शैली का हिस्सा है। जो झालावाड़ स्कूल है, झालावाड़ स्कूल हाड़ौती चित्र शैली का हिस्सा है साहब। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ विधिवत रूप से आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है बणी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बणी ठनी के बारे में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और इस बार भी आपसे बणी ठनी के बारे में क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा साहब। अब बताना है बणी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? क्या बूंदी शैली से संबंधित है, किशनगढ़ शैली से संबंधित है, चावंड शैली से संबंधित है या जयपुर शैली से संबंधित है? बिल्कुल जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल बहुत बढ़िया ना। कौन सी शैली से? किशनगढ़ शैली से। कौन सी शैली? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। जो बणी ठनी है, बणी ठनी किससे संबंधित है? बणी ठनी
किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किशनगढ़ कहाँ पे है? अब किशनगढ़ के बारे में बात करें अपन, किशनगढ़ है अपने राजस्थान के अंदर एक जिला बना हुआ है। कौन सा? अजमेर। कौन सा जिला है? अजमेर के अंदर है साबना। और इसको मोनालिसा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किशनगढ़ बनी ठनी को मोनालिसा भी कहा जाता है। अब इसका एनालिसिस हम देख लेते हैं। अब बनी ठनी को प्रकाश में लाने का श्रेय क्या? जो बनी ठनी चित्र शैली है, बनी ठनी चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है एरिक डिक्सन व फैयाज को। किनको जाता है? एरिक डिक्सन व फैयाज को जाता है। फिर प्रमुख चित्र बनी ठनी भारत की मोनालिसा कहा जाता है। जो ये बनी ठनी का चित्र है, ये भारत की मोनालिसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा। तो भारत की मोनालिसा किस चित्र शैली को कहा जाता है? बनी ठनी के चित्र को भारत की मोनालिसा कहा जाता है साहब। फिर है राधा कृष्ण का चित्र। जो बनी ठनी क्या है? बनी ठनी राधा कृष्ण के चित्र। किसके चित्र है? राधा व कृष्ण के चित्र है साहब। चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ विधिवत रूप से आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। और अगला क्वेश्चन है भारतीय डाकघर विभाग द्वारा जारी फड़े। अब भारतीय डाकघर विभाग द्वारा जारी फड़े, अब किन की फड़ जारी की जाती है? भारतीय डाकघर विभाग के द्वारा। क्या रामदेव जी की फड़ जारी की जाती है, बाबू जी की फड़ जारी की जाती है, देवनारायण जी की फड़ जारी की जाती है, या तेजाज जी की फड़ जारी की जाती है? तो किसकी फड़ जारी की जाती है भाई साहब? जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल, ये अपने राजस्थान के लोक देवता है साहब। कौन है? राजस्थान के लोक देवता। और इनके अंदर से एक लोक देवता ऐसे हैं जिनकी फड़ जारी की जाती है भारतीय डाकघर विभाग के द्वारा। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल हो ना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देवनारायण जी। कौन सा? देवनारायण जी की फड़ के ऊपर भारतीय डाकघर विभाग द्वारा जारी की जाती है। क्या? भारतीय डाकघर विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किए जाते हैं। किसकी फड़ के ऊपर? देवनारायण जी की फड़ के ऊपर साबना। और सबसे बड़ी फड़ भी किन की है? सबसे बड़ी फड़ भी देवनारायण जी की है। और सबसे छोटी फड़ भी किसकी है? सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की है साबना। अब इनका कंप्लीट एनालिसिस कर लेते हैं। अब भारतीय डाकघर विभाग द्वारा देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया जाता था। क्या? भारतीय डाकघर विभाग द्वारा देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया जाता था। देवनारायण जी की फड़ गुज्जर बोपो द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि देवनारायण जी की फड़ किनके द्वारा बांची जाती है? तो देवनारायण जी की फड़ गुज्जर बोपो द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ। कौन से वाद्य यंत्र के साथ? जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। और ये सबसे लंबी फड़ क्या है? सबसे लंबी फड़ ये राज्य के अंदर, अपने राजस्थान के अंदर सबसे लंबी फड़ किनकी है? बिल्कुल देवनारायण जी की फड़ है साहब। फिर देखो रामदेव जी की फड़ के बारे में देखे। रामदेव जी की फड़ मुख्यतः जैसलमेर और बीकानेर की फड़ वाचन है। जो रामदेव जी की फड़ है इसका मुख्य जैसलमेर व बीकानेर में फड़ वाचन किया जाता है। फिर आती है एक फड़ बाबू जी की फड़। कौन सी? बापू जी की फड़। आप सबसे प्रसिद्ध फड़ है जो बाबू जी की फड़ है, यह सबसे प्रसिद्ध फड़ है। और रावण हत्ता लोक वाद्य यंत्र के साथ बाची जाती है। कौन से? रावण हत्ता। कौन सा था? रावण हत्ता लोक वाद्य यंत्र के साथ बाची जाती है। किन की फड़? बिल्कुल बाबू जी की फड़। फिर आती है तेजाजी की फड़। क्या? उनकी तेजाजी महाराज की फड़ आती है। इनके बोपे गोड़ले होते हैं। क्या? तेजाजी के बोपे कौन होते हैं? तेजाजी के बोपे गोड़ले होते हैं। और गोड़ले के द्वारा इसका वाचन किया जाता है साहब। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ विधिवत रूप से आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। चलें, अगला क्वेश्चन है पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए। यानी पिछवाइयाँ होती है, पिछवाइयों के अंदर किसके चित्र बने होते हैं? क्या महाभारत से संबंधित चित्र बने होते हैं, रामायण से संबंधित चित्र बने होते हैं, या भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्र बने होते हैं, या राजपूत राजाओं के जीवन से संबंधित चित्र बने होते हैं? अब पिछवाइयों के ऊपर किनके चित्र बने होते हैं साहब? जल्दी से बता दीजिएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल साहब, बिल्कुल है ना। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा क्या राइट आंसर होगा इसके अंदर। बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित जीवन बने होते। किनसे संबंधित? भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित। हाँ बिल्कुल, पिछवाइयों के ऊपर बनाए जाते। अब पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? क्या पिछवाइयाँ हैं? पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है नाथ द्वारा की। कहाँ की रे भाई साहब? नाथ द्वारा की पिछवाइयाँ
प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा कहाँ पे? नाथ द्वारा अपने राजस्थान के अंदर एक जिला में साहब, कौन सा? राजसमंद। कौन सा जिला है? राजसमंद जिला है। राजसमंद के अंदर नाथद्वारा और नाथद्वारा की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है साहब। और यहाँ पे क्या होता है? श्री नाथ जी के मूर्ति के पीछे पर्दा लगाया जाता है, यानी पिछवाई लगाई जाती है, जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का उत्कीर्ण किया जाता है, यानी उनसे संबंधित चित्र बनाया जाता है। अब देखो इसका कंप्लीट एनालिसिस करें ना अपन। नाथ द्वारा चित्र शैली की प्रमुख देने, जो पिछवाइयाँ हैं ये नाथ द्वारा चित्र शैली की प्रमुख देने। पिछवाइयाँ श्री नाथ जी की प्रतिमा के पीछे लगाए जाने वाली चित्र करती है। अब ये पिछवाइयाँ ना, यह श्री नाथ जी है, कहाँ पे? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर की प्रतिमा के पीछे लगाए जाने वाली चित्र करती है साहब। ये श्री नाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े पर बनाए गए हैं। किस पे बनाए जाते हैं? बड़े आकार के कपड़े पर बनाए जाते हैं साहब। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े पर बनाए गए चित्र होते हैं। क्या बनाए गए चित्र होते हैं साहब, है ना। ये श्री कृष्ण की लीला से संबंधित है। किन की लीला से संबंधित है? जो ये पिछवाइयाँ होती है ना, इसके ऊपर श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। यानी अपने राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला, क्या अपने राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था? क्या बीकानेर था, जयपुर था, बूंदी या जैसलमेर? तो इसके अंदर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। कौन सा हो जाएगा? बूंदी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। यानी राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक केंद्र बूंदी था। अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं। अब बूंदी चित्र शैली के बारे में देखें। राजस्थान चित्रकला का मुख्य आरंभिक केंद्र व राजस्थानी संस्कृति का पूर्ण चित्रण, पशु पक्षियों के चित्र इस शैली की विशेषता। यानी बूंदी चित्र शैली, इसकी क्या क्या विशेषताएं? इसकी विशेषताएं राजस्थानी संस्कृति का पूर्ण चित्रण इसके अंदर किया गया है, पशु पक्षियों के चित्र इसके अंदर बनाए गए। ये इस शैली की मुख्य विशेषता है। इस शैली का स्वर्णकाल, यानी जो बूंदी शैली है, बूंदी शैली का स्वर्णकाल राव सुरजन सिंह हाड़ा के शासनकाल को माना जाता है। महाराजा उमेश सिंह के शासन में निर्मित चित्रशाला संग्रहालय बूंदी शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है, जिसे बीती चित्रों का स्वर्ण कहते हैं साहब। फिर देखें, रामलाल व सुरजन बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार थे। यानी जो बूंदी चित्र शैली है, इसके प्रमुख चित्रकार के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? रामलाल थे व सुरजन बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार थे साहब। इस शैली को पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहा जाता है। जो बूंदी चित्र शैली है, बूंदी चित्र शैली को पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहा जाता है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, स्थान जो मर्दा शिल्प के लिए विख्यात है। अब ऐसा कौन सा स्थान है जो मर्दा शिल्प के लिए विख्यात है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया ना। क्या बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा स्थान बताना है आपको जो मर्दा शिल्प के लिए विख्यात है। क्या मोलेला गांव विख्यात है, कैथून, सांगनेर, कुचामन? बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया ना, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। और जो अभी क्लास को देख रहे हैं वह अपने साथियों के साथ क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। और जो किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार आए वो बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, जिससे क्या है आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत बढ़िया। कौन सा हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर? इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा मोलेला। कौन सा हो जाएगा? मोलेला इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो है मोलेला है ना, मर्दा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मर्दा शिल्प के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? मोलेला है साहब। चलो ये मोलेला कहाँ पे? नाथ द्वारा के पास, राजसमंद के अंदर है। कहाँ पे? नाथ द्वारा के पास में। और कहाँ पे? राजसमंद जिले के अंदर है। और यहाँ पे क्या है? मिट्टी से बनाए जाते हैं। क्या? मिट्टी से कुछ चित्र बनाए जाते हैं मर्दबान। बिल्कुल, चलो आगे बढ़े। हाँ, मोलेला टेराकोटा क्राफ्ट। क्या? मोलेला टेराकोटा क्राफ्ट अभी देखा था ना अपन ने, ये कहाँ का है? ये राजसमंद का है साहब, है ना। राजसमंद का मोलेला गांव बनास नदी के तट पर स्थित टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा मूर्ति कला में उनके कौशल के लिए मोहनलाल चतुर्भुज कुमार ने शिल्प गुरु पुरस्कार 2003 जीता था। उन्हें 2012 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था?
पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। किनको? देखो अभी देखा ना अपन ने टेराकोटा मूर्ति कला में उनके कौशल के लिए मोहनलाल चतुर्भुज कुमार, कौन? मोहनलाल चतुर्भुज कुमार ने क्या जीता था? शिल्प गुरु पुरस्कार भी जीता था और इन्हें 2012 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? अब अपने राजस्थान के अंदर ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र बताना है कि ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है। क्या बीकानेर है, जयपुर है, डूंगरपुर है, जैसलमेर है? बिल्कुल, ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र पूछा है। ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा हो जाएगा? ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र हो जाएगा जयपुर। कौन सा हो जाएगा? जयपुर ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र हो जाएगा। अब ब्लू पोट्री के बारे में हम जान लेते हैं। इसे राम सिंह प्रथम लाहौर से लाए। अब ब्लू पोट्री ने इसको राम सिंह प्रथम कहाँ से लाते हैं? इसको लाहौर से लाते हैं। चुंडामन व कालूराम को सिखाने के लिए दिल्ली भेजते हैं। यानी राम सिंह ये चुंडामन व कालूराम को ब्लू पोट्री का कार्य सिखाने के लिए कहाँ पर भेजते हैं? दिल्ली भेजते हैं। कहाँ पर भेजते हैं? दिल्ली भेजते हैं साहब। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर कार्य किया जाता है। किस पे कार्य किया जाता है? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर कार्य किया जाता है ब्लू पोट्री का। यानी ब्लू पोट्री का कार्य किस पे किया जाता है? जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर ब्लू पोट्री का कार्य किया जाता है। और इसके प्रमुख कलाकार के बारे में बात करें, ब्लू पोट्री का प्रमुख कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत है। कौन है? कृपाल सिंह शेखावत है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? अब एक ओढ़नी है साहब, कौन सी? ताराबाद की ओढ़नी। कौन सी ओढ़नी है? ताराबाद की ओढ़नी। ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किस स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? क्या राजपूत स्त्रियों की, गुर्जर स्त्रियों की, आदिवासी स्त्रियों की, जाट स्त्रियों की? तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा आदिवासी स्त्रियां। कौन सी स्त्रियां? आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी कौन सी है? ताराबाद की ओढ़नी। जो आदिवासी महिलाएं, आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी कौन सी है? ताराबाद की ओढ़नी। अब ताराबाद की ओढ़नी के बारे में हम देख लेते हैं। ताराबाद की ओढ़नी, लाल रंग की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है। जो ताराबाद की ओढ़नी होती है यह लाल रंग की ओढ़नी होती है। किस रंग की होती है? लाल रंग की ओढ़नी होती है और ये आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है। किनके द्वारा ओढ़ी जाती है? आदिवासी महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती है। राजस्थान में जनजातियों की कुछ अन्य वेशभूषाएं अंगोचा है। क्या? राजस्थान में जनजातियों की कुछ अन्य वेशभूषा कौन सी है? अंगोचा है, कटकी। अब ये कटकी क्या? इसके बारे में, सिर पर अविवाहित लड़कियों द्वारा पहने जाने वाला पहनावा है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कटकी क्या है। क्या है कटकी? क्या है? ये सिर पर आदि अविवाहित, यानी कुछ लड़कियां हैं साथियों जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई आदिवासियों के अंदर, उनके द्वारा पहने जाने वाला पहनावा है। फिर आ जाता है नांदना। क्या? नांदना ये महिलाओं द्वारा पहना जाता है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लेटा, मांगरोल व सालावास जाने जाते हैं। यहाँ पर कुछ स्थानों के नाम दिए, लेटा, मांगरोल, सालावास। अब ये किस लिए जाने जाते हैं? कपड़े की मदों की बुनाई के लिए जाते हैं, कपड़े की मदों की छपवाई के लिए जाने जाते हैं, महिलाओं के लिए चमड़े की जूती निर्माण के लिए जाते हैं, या लकड़ी के खिलौने निर्माण के लिए जाने जाते हैं साहब। बताइएगा इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल साहब, कौन सा होगा? कपड़े की मदों की बुनाई के लिए। किसके लिए? कपड़े की मदों की बुनाई के लिए, यानी दरियों के निर्माण के लिए जाना जाता है। किसके लिए? दरिया होती है, दरियों के निर्माण के लिए जाना जाता है। दरियों की बुनाई की जाती है कहाँ पे? लेटा, मांगरोल और सालावास के अंदर साहब। चलो अब इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सालावास के बारे में। सालावास जोधपुर के पास इस गांव में दरिया बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? जो सालावास है, सालावास के अंदर जोधपुर है। सालावास जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे? सालावास जोधपुर के अंदर है। और इस गांव के अंदर क्या बनाई जाती है? दरिया बनाई जाती है। फिर देखिए छपाई। राजस्थान में छपाई में बगरू के प्रिंट, अजरक प्रिंट, बिल्कुल है ना, बाड़मेर सांगानेरी प्रिंट, बंदेज, जयपुर, जोधपुर प्रसिद्ध है। यानी छपाई के बारे में देखिए, राजस्थान में छपाई में बगरू के प्रिंट प्रसिद्ध है, अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है, सांगनेरी प्रिंट प्रसिद्ध है, बंदेज प्रसिद्ध है साहब, है ना। चमड़े की जूती कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मारवाड़ क्षेत्र की चमड़े की जूती प्रसिद्ध है। कहाँ की? यानी चमड़े की जूती के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि चमड़े की जूती कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मारवाड़ क्षेत्र की। मारवाड़ क्षेत्र में भी कहाँ की? जोधपुर की। चमड़े की जूतियां के लिए प्रसिद्ध है। मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर चमड़े की जूतियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर लकड़ी के खिलौने। अब ये लकड़ी के खिलौने ना, ये कहाँ के प्रसिद्ध है? सर्वाधिक उदयपुर के हैं।
फिर आते हैं जयपुर के और जोधपुर के आते हैं। कावड़ के लिए बस्सी चित्तौड़ प्रसिद्ध है। अब एक कावड़ आती है तो ये कावड़ के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? कावड़ के लिए बस्सी चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से होता है? यानी ब्लू पोट्री का उद्भव कहाँ से होता है? क्या कश्मीर से होता है, पारसिया से होता है, अफगानिस्तान से होता है या सिंध से होता है? तो कहाँ से होता है ब्लू पोट्री का उद्भव? यह होता है पर्शिया से। कहाँ से होता है? पर्शिया से ब्लू पोट्री का उद्भव होता है साहब। चलो अब इसके बारे में विशेष जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं। यह कला पर्शिया से लाहौर आई। कहाँ से आती है? यह कला पर्शिया से लाहौर आती है और इसे लाहौर से जयपुर राम सिंह प्रथम लेकर आए। कौन लेकर आते हैं? राम सिंह प्रथम लेकर आते हैं। इस कला का सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय के काल में हुआ। जो ब्लू पोट्री कला है इसका सर्वाधिक विकास किस काल के अंदर होता है? राम सिंह द्वितीय के काल के अंदर होता है। स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत इस कार्य के लिए प्रसिद्ध है। यानी ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध कलाकार थे कृपाल सिंह शेखावत। कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत। इस कला में चीनी मिट्टी के बर्तनों पर कार्य किया जाता है। जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, उन पर कार्य किया जाता है। किसका? ब्लू पोट्री का। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटे की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जो बेल बूटों की छपाई के लिए, किसके लिए? बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है। जयपुर, सांगनेर, बगरू, बाड़मेर। बिल्कुल साहब, जल्दी से बताइएगा इसके अंदर कौन जाना चाहता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बगरू। कौन जाना जाता है? बगरू। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि बेल बूटे की छपाई के लिए कौन सा शहर जाना जाता है, तो आपको बताना है बगरू शहर जाना जाता है। और इसके बारे में देखें, बगरू प्रिंट के बेल बूटे की छपाई भी कहते हैं। जो बगरू प्रिंट है इसको बेल बूटों की छपाई भी कहते हैं। इस प्रिंट का मुख्यतः लक्षण है कि इसमें नीली या रंगीन पृष्ठभूमि पर चित्रण चित्रित किए जाते हैं साहब। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम आज की सेशन की यहाँ पर ही समाप्ति करते हैं। तो मेरे सभी प्यारे साथियों का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। धन्यवाद।